UP21 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट मतलब 26 पर आ चुके हैं। मतलब प्रैक्टिस सेट 26 नहीं बल्कि 27 प्रैक्टिस सेट होगा शायद मेरे हिसाब से। तो जो पीछे के जो प्रैक्टिस सेट है 26 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और एक तरीके से इसका जो रिवीजन है रिवीजन के तौर पर पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए करते हैं शुरू भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, स्थानांतरण, परिवहन, वितरण और बिक्री के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी भाई। तो यहाँ पर ये बोला गया है भाई। तो पीछे की जो क्लासेज हैं वहाँ पर मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन बताया होगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पीछे बताए होंगे वहाँ पर। तो FCI को कब बनाया गया? देखो एक्ट कौन सा है? खाद्य निगम अधिनियम। देखो एक्ट हमारा कौन सा है? खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत ये कब स्थापित किया गया? 65 में बनाया गया। कब? 1965 में स्थापित किया गया। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? इस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये स्थापित किया गया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्राथमिक क्षेत्र से आता है? किस आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक सेक्टर के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र कौन सा है जहां से सबसे ज़्यादा GDP का हिस्सा आता है? तो वो GDP का सबसे हिस्सा आता है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से आता है, और जिसे नाम दिया जाता है सेवा क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत सारी सेवाएं आती हैं, स्वास्थ्य, बैंकिंग, संचार वगैरह यहाँ पर सब देखने को मिलते हैं। मिजोरम में कौन सा नृत्य रूप जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो ये तुम्हारा SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है, गांव के मेहमान भाग लेते हैं। और ये कौन सा नृत्य है? खुल्लम। कौन सा नृत्य है? खुल्लम नृत्य मिजोरम का भी पूछा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई? तो नाबार्ड की स्थापना जो की गई वो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो नाबार्ड के बारे में हम सारा कुछ जो हम एक तरीके से कवर कर चुके हैं भाई। 6ठी पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है। 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1980 से लेकर 85 तक देखने को मिलेगी हमें। ये 1980 से 85 तक, 80 में शुरू किया गया, 85 में समाप्त की गई। रानप्पा, झुमुरा, दालखाई और छऊ का एक रूप हमें देखने को मिलेगा मयूरभंज छऊ, और एक सरायकेला छऊ होता है भाई, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, छऊ के 3 टाइप है। और ये मयूरभंज छऊ ये सब कहाँ पे हैं? नृत्य रूप है। तो ये उड़ीसा के नृत्य रूप है। कहाँ के भैया? उड़ीसा के नृत्य रूप हैं। तो यहाँ पर रिवीजन के तौर पर हमने 5 प्रश्न सॉल्व किए। तो ऐसे ही हर प्रैक्टिस सेट में 5-5 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर करते चलेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? तो चंद्रवर्ष पूछा गया है, सौर वर्ष से कितना कम होता है भैया? तो यहाँ पर चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना दिन कम होगा? 12 दिन कम होगा। कितने दिन कम होता है? 12 दिन कम होगा। तो इसका आंसर जो होगा 12 होगा। चंद्रवर्ष में दिन कितने देखने को मिलेंगे भैया? 354 दिन, 8 घंटे 48 मिनट और 34 सेकंड। एक चंद्रवर्ष में इतने दिन होंगे भैया। और चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितने कम होगा? 12 दिन कम होगा। तो इस 354 दिन से 12 दिन कम होगा, वो कहलाएगा सौर वर्ष। तो इसका जो आंसर हम करेंगे बी आंसर करेंगे। कौन सा? बी करेंगे। तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस सेट तैयार करते चलो भाई। भारतीय पारंपरिक खेल इन सुकनार किस राज्य से संबंधित है?
तो एक खेल पूछा गया है नागालैंड का, मध्य प्रदेश। अब देखो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बहुत बार पेपर में देखने को मिला, एमपी का नेशनल स्पोर्ट राजकीय खेल, तो ये ध्यान रखना एक मार्शल आर्ट भी है और खेल भी है, और उसका नाम है मलखम्ब। और इस खेल में रस्सी एवं पोल का प्रयोग किया था, रस्सी एवं खंबे का प्रयोग किया था। और एक तरीके से एमपी का मार्शल आर्ट भी है और वहाँ का मतलब जो है स्टेट स्पोर्ट्स भी है। मणिपुर से पूछा जाता है पोलो खेल का जन्मदाता। तो पोलो खेल को शुरू करने वाला कौन सा राज्य था? पोलो खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है भैया? मणिपुर को कहा जाता है, मणिपुर। और यहाँ पर मणिपुर में ही विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क, तैरता नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर मिलेगा? मणिपुर में मिलेगा। और उस नेशनल पार्क का नाम पूछा जाता है कई बार केबुल लामजाओ। कौन सा भैया? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? मणिपुर में। और कौन सी झील है भैया? लोकटक झील। कौन सी लेक है? लोकटक झील। और लोकटक झील को लेकर पेपर में पूछा जाता है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो उत्तर पूर्वी भारत की लोकटक झील मणिपुर और इसी झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे बोला जाता है केबुल लामजाओ। अब मणिपुर का एक तुम्हें ध्यान रखना है, राजकीय पुष्प सिर्यू लिली पूछा गया है कई बार पेपर में मणिपुर से, ये बात ध्यान रखनी। और यहाँ पर मणिपुर में जो राजकीय पशु होगा वो संगाई नामक हिरण देखने को मिलेगा हमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो बात कर रहे थे इन सुकनार, ये कहाँ का भैया? मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तुम्हें करेक्शन करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा तुम्हारा कहाँ का? ये हमें देखने को मिलेगा मिजोरम। कहाँ का? मिजोरम। और मिजोरम पूछा जाता है किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर है डी आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय जो देखने को मिलेगा हमें, वो सऊदी अरब देश में देखने को मिलेगा। किसमें भैया? सऊदी अरब कंट्री में हमें देखने को मिलेगा। अब देखो सऊदी अरब किसके अंतर्गत आता है? दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आता है भैया? दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आता है हमारा कौन सा? सऊदी अरब। तो एशिया के किस भाग में? दक्षिण पश्चिम एशिया। और ये कहाँ मिलेगा हमें? अरब प्रायद्वीप पर देखने को मिलेगा। सऊदी अरब किस प्रायद्वीप पर स्थित है? अरब प्रायद्वीप पर स्थित देश है। तो मैंने कई बार बताया होगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं भैया? भूमि का ऐसा टुकड़ा जो 3 ओर जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आएगा हमारा कौन सा? सऊदी अरब। और किस प्रायद्वीप पर? अरब प्रायद्वीप पर। और इसको लेकर पूछा था विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा भैया? अरब प्रायद्वीप, जिस पर हमारा कौन सा देश देखने को मिलेगा? सऊदी अरब मिलेगा। अब देखो सऊदी अरब से पूछा जाता है कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा के अंतर्गत एक भी नदी नहीं बहती? तो यहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती पूछा गया भाई पेपर में, एक भी नदी नहीं बहती। कहाँ पर? सऊदी अरब।
तो एक भी नदी नहीं बहती कहाँ पर, सऊदी अरब में देखने को मिलेगा, एक भी नदी नहीं बहती सऊदी अरब। अब देखो यहाँ पर दो डेजर्ट देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान, जो कि तुम्हारे यूपी ट्रिपल एस सी 2023 में पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान, और इसका नाम है हमारा रब अल खाली, रब अल खाली। एक डेजर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अल नैफूद, एक डेजर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है हमें अल नैफूद। तो ये सऊदी अरब से लेकर कुछ बातें हमें ध्यान रखनी, तो इसका आंसर बी आंसर करेंगे। क्या करेंगे भैया, बी आंसर करेंगे, सऊदी अरब। आएंगे भैया अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। ग्रुप डी 2018, मतलब रासायनिक परिवर्तन पदार्थ जैसी अवस्था में उस मतलब दोबारा से पुनः अवस्था को प्राप्त करने को कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, मतलब पुनः अवस्था को प्राप्त न हो। चीनी का पानी में घुलना, पुनः चीनी का पानी में घुलना, तो चीनी को चाशनी से अलग किया जा सकता है और पानी को भी अलग किया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, तो रेत और पानी को अलग किया जा सकता है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, तो बर्फ को पिघलाकर क्या कर दिया जाता है भैया, दोबारा से पानी में परिवर्तित कर दिया जाएगा शुष्क बर्फ। सब्लिमेशन का मतलब है ठोस से गैस में परिवर्तित करना। दूध का दही में परिवर्तन होना, जब दूध का दही बना दिया तो पुनः से दही का दूध नहीं बनेगा, और ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा केमिकल चेंज। बाकी जो तीन है ये हमारे कौन से हैं, फिजिकल चेंज अर्थात भौतिक परिवर्तन। तो दूध का दही में परिवर्तित होना, जब दही बन गया दूध का, पुनः से दूध वाली अवस्था में नहीं आ सकता। अगर कोई वस्तु पुनः अवस्था में आ रही है उसी जिस अवस्था में, तो वो कहलाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। आएंगे वे अगला क्वेश्चन। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको नाम दिया था। दुग्ध कृषि के अंतर्गत डेयरी एवं डेयरी पालन को रखा जाएगा। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, कृषि के साथ अगर पशुपालन किया जाता है, कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन, तो उसे कहा जाएगा मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाएगा। दुग्ध डेयरी, ये मिश्रित पशुपालन, तो ये कौन सी कृषि होगी, ट्रक कृषि होगी। कौन सा बोलेंगे भैया, ट्रक फार्मिंग। कृषक केवल जहाँ पर सब्जियाँ पैदा करेगा उसे ट्रक कृषि बोला जाता है, ट्रक फार्मिंग। तो इसका आंसर जो हमारा डी आंसर है, और ये एसएससी एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, आएंगे भैया अगला क्वेश्चन। सिक्किम के लोग लहबा दुचेन मनाते हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर डेडेस के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान शिव। भगवान बुद्ध से संबंध है किसका भैया, लहबा दुचेन। तो ये फेस्टिवल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। अब देखो सिक्किम के कुछ अन्य फेस्टिवल को देख लो। सिक्किम, देखो भाई सिक्किम के कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक फेस्टिवल के बारे में देखते चलेंगे भाई। सिक्किम, अब देखो सिक्किम से कौन सा, देखो एक है द्रुक्पा तसेशी, ये एमटीएस में पूछा गया है आपसे, और ये किससे संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध से संबंधित कौन सा भैया, द्रक्पा तसेशी। फिर एक फेस्टिवल तुम्हारा है भैया सागा दावा, सागा दावा। सिक्किम को पूछा जाता है, सिक्किम में भगवान बुद्ध की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, तो भगवान बुद्ध की जयंती को सिक्किम में कहा जाता है भैया सागा
दावा। भगवान बुद्ध की जयंती को कहा जाता क्या सिक्किम में? सागा दावा। फिर एक आता है लोशुंग या लोशांग फेस्टिवल। लोशुंग या इसका नाम हमें देखने को मिलेगा लोशांग। लेप्चा और भूटिया जनजाति का ये पर्व है और ये सिक्किमी नववर्ष है, इसे कहा जाता है सिक्किम न्यू ईयर। तो सिक्किमी नववर्ष, एक हमें ये ध्यान रखना है सिक्किमी नववर्ष। फिर एक हमें ध्यान रखना है साकेवा। कौन सा भैया? साकेवा। और इसे नाम दिया जाता है भूमि पूजा या चंडी पूजा। पूछा गया सिक्किम के किस त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। एक फेस्टिवल का ये ध्यान रखना है, एक फेस्टिवल का हमें और ध्यान रखना भाई, ये हो गया भूमि पूजा, चंडी पूजा, सकेबा। और एक हमें ध्यान रखना है भूमचू फेस्टिवल, भूमचू। और एक हमें फेस्टिवल ध्यान रखना है एन्ना। कौन सा भैया? एन्ना। तो ये कुछ सिक्किम के फेस्टिवल है, उन्हें ध्यान रखना और रिवीजन के तौर पर तुम्हें आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे भाई। कौन से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और एक हमें ध्यान रखना है पांग, पांग लहब शोल। ये भी सिक्किम का पांग लहब शोल। तो ये कम से कम हमने 7 फेस्टिवल देखे जो कि सिक्किम के बारे में है। तो ये 7 फेस्टिवल के बारे में हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे सारे स्टेटों कवर करते हैं। हिमालय में पंक्शन दर्रा मिलाता है। यूपी पुलिस SI 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, सिक्किम को चीन से, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत। अब हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाले सिपकीला पास। कौन सा भैया? सिपकीला। सिक्किम को चीन से जोड़ने वाले नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है भैया कौन सा? पंक्शन दर्रा। कौन सा भैया? पंक्शन दर्रा। अरुणाचल प्रदेश भारत और तिब्बत की राजधानी ल्हासा, इसे जोड़ता है भैया बॉमडिला पास, बॉमडिला दर्रा। तिब्बत की राजधानी ल्हासा और भारत को जोड़ेगा बॉमडिला। तो बहुत सारे पासेज देखे हमने, यांगयाप दर्रा देखा, बॉमडिला देखला, बुमला पासेज देखा, सेला पास देखा, दिहांग दर्रा देखा, पांगसाट दर्रा, लिखा पानी, ये सब कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। तो ये कहाँ पर 7 का जो आंसर होगा सी आंसर होगा। कौन सा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? स्वराज भवन लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, रामनगर किला वाराणसी, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। तो क्या बोलेंगे भैया? स्वराज भवन। कहाँ पर है ये? प्रयागराज में स्थित एक म्यूजियम या संग्रहालय है। इसका मूल नाम था भैया, मूल नाम क्या देखने को मिलता है? इसका मूल नाम था आनंद, मूल नाम था इसका आनंद भवन। क्या था भैया मूल नाम? आनंद भवन। तो इसका जो आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम करेंगे ए करें। तो सीधे क्वेश्चन करते चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को बनाना था भाई। SSC GD कांस्टेबल 2023 में ये पूछा गया भैया, पूछा गया, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसका उद्देश्य था भैया स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अर्थात आत्मनिर्भर। कैसी अर्थव्यवस्था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है भैया गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका समय भैया 1961 से 66 तक का इसका समय है गॉडगिल योजना। इसके बाद योजना विकास आ जाता है 66 से 69 तक। क्या क्या ध्यान रखा? राष्ट्रीय वृद्धि दर आय सबसे कम,
राष्ट्रीय वृद्धि आय दर सबसे कम पूछी जाएगी तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? आंसर देंगे तृतीय। राष्ट्रीय वृद्धि आय दर सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलेगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिलेगी। राष्ट्रीय आय वृद्धि दर, क्या भैया? राष्ट्रीय आय वृद्धि दर। तो इसे यहाँ पर कर लेंगे, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम यहाँ पर। और क्या खास यहाँ पर ध्यान रखना तुम्हें? एक स्टील प्लांट स्थापित किया गया और उसका नाम है भैया बोकारो स्टील प्लांट। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 1964 में स्थापित किया गया भाई, 61 से 66। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से ये स्थापित किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर ध्यान दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए। मैंने बताया होगा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, लेकिन बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना। फिर यहाँ पर और क्या चीज़ है भाई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो हमारा आंसर होगा भैया किसमें होगी? तृतीय। फिर भारतीय खाद्य निगम 1965 यहीं पर स्थापित किया गया। भारत चीन जो युद्ध हुआ 1962 भी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत पाकिस्तान के बीच जो 1965 का युद्ध वो भी यहीं पर हुआ था। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन ध्यान रखना। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो इतने सारे पॉइंट हमें ध्यान रखना है भाई। आएंगे अगले क्वेश्चन नंबर अगला। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है भाई? खैबर दर्रा, खैबर दर्रा क्या बोलेंगे भैया? खैबर दर्रा किसके निकट है? ये पेशावर के निकट पूछा जाता है। खैबर दर्रे के सबसे निकट पेशावर के निकट मिलेगा। और किससे जोड़ेगा? पाकिस्तान से अफगानिस्तान को कनेक्ट करेगा। और कहाँ पर है भैया? ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के अंदर देखने को मिलेगा। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में ये पास खैबर दर्रा देखने को मिलेगा। और ये किसके निकट है? पेशावर, पाकिस्तान के पेशावर के निकट है। तो इसका आंसर बी आंसर होगा। कौन सा भैया? बी आंसर होगा। 10 का आंसर होगा बी। 10 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहेन ने IBF महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम दिया? तो 2023 का क्वेश्चन है। मतलब रेलवे के हिसाब से काफ़ी पुराने क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब देखो ये वाली चैंपियनशिप जो है, ये वाली भारत इसमें शीर्ष पर रहा भैया। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में हुई है। और भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते भैया? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने भैया? 4 स्वर्ण पदक। और इसमें पूछा गया लवलीना बोरगोहेन ने किस कैटेगरी में जीता है? तो इन्होंने जीता है 70 से 75 किलोग्राम के भार वर्ग कैटेगरी में जीता। और कौन कौन है देखो भाई, कौन कौन से मुक्केबाजी है देखो। एक तो भैया बहुत बड़ा नाम है नीतू घंगास। कौन सा? नीतू घंगास। एक है भैया निकहत जरीन। तो ये बहुत अच्छे नाम पेपर में हमें देखने को मिलेंगे भाई। पूछा जाएगा इनका संबंध किस है से? निकहत जरीन। एक है भाई नई उभरती हुई खिलाड़ी स्वीटी बूरा। कौन भैया? स्वीटी बूरा। अब देखो इनके कौन कौन सी कैटेगरी में 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है भैया इन्होंने। इन्होंने जीता 51 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। इन्होंने जीता 75 किलो भार वर्ग में। और चौथी कौन सी हमारी? लवलीना बोरगोहेन। तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका जो आंसर है वी होगा। और ये कहाँ पर आई हुई थी? नई दिल्ली में। भारत इसमें क्या रहा था? शीर्ष पर रहा था भैया। कौन से? मुक्केबाजी चैंपियन। तारिक ए मुबारक शाही जो दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का वृत्तांत है,
यह इसका लेखक। तो तारिक के मुबारक शाही का संबंध जो है किस से है भैया? दिल्ली सल्तनत से। और कौन सी भाषा में? फारसी भाषा का। तो याहिया बिन अहमद, जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज, अबुल फजल, अबुल फजल ने लिखा अकबर, क्या लिखा भैया? अकबरनामा। अब देखो इसके भाग पूछे जाते हैं पेपर में, धीरे धीरे कवर करें। अकबरनामा के भाग हमें देखने को मिलेंगे, 3 भाग देखने को मिलते हैं। और इसका तीसरा भाग जो हम पढ़ते हैं आईने अकबरी कहलाता है। किसका? अकबरनामा का। 3 भाग हैं, आगे आगे धीरे धीरे डिस्कस। मिनहास उस सिराज, तबकात ए नासिरी, नासिरी। देखो श्री और सिराज सीधा कोड वर्ड से याद कर लोगे, श्री और सिरा, श्री और सिरा, सिराज। तो किससे भाई? जियाउद्दीन बर्नी की भाई। जियाउद्दीन बर्नी का ध्यान रखना। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख। अब देखो मुबारक शाही, तारीख ए फिरोज शाही। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है पेपर में, ध्यान रखना। फिरोज शाही ये किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी। अब देखो इससे कैसे याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है और दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा में लिखा गया वृतांत है, वही कौन सा? और देखो तारीख ए फिरोज शाही। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे तैयार करेंगे? जिया में जी है, जिया। यहाँ पे रूट वर्ड हम पकड़ेंगे जय। तो यहाँ पर रूट वर्ड हमारा क्या है? जय। जैसे फिरोज शाही है, यहाँ पर जय रूट वर्ड, यहाँ पर जी रूट वर्ड, जय और जी। तो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर होगा। तबकात नासरी, सिराज और श्री, यहाँ से रूट वर्ड से हम याद कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है हमारा ए द्वारा लिखी गई। ऐसे ही धीरे धीरे हम इतिहास की सारी बुकें जो पेपर में पूछी जाती हैं वो कंप्लीट करते चलेंगे। तो सारी जो बुकें हैं हिस्ट्री से जो पूछी जाएंगी वो सारी यहीं से प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलेंगी भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है एसएससी जीडी 2019। तो आर्थिक गतिविधि के आधार पर अर्थव्यवस्था के मैंने 3 क्षेत्र बताए थे। प्राथमिक सेक्टर जिसे कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर कृषि क्षेत्र, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र, तीसरा जो बताया था तृतीय क्षेत्र का, जो तीसरा तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है भैया? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में पहले बताई होंगी बैंकिंग, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, परिवहन, संदेश संचार वगैरह ये सुविधाएं सब कहाँ पर हमें देख किसके अंतर्गत आएंगे? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे, पैट में भी पूछा गया, जैसे जीडी सभी एग्जामों में क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, खासकर इसका ध्यान रखना भी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? भारतीय कितने सदस्य हैं भैया? तो यहाँ पर कितने सदस्य हमें देखने को मिलते हैं भैया? 6 सदस्य देखने को मिलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। अब 6 सदस्यों का बंटवारा कैसे होगा? अब 6 सदस्य में 3 सदस्य जो होंगे वो आरबीआई की तरफ से होंगे, 3 जो होंगे वो किसकी तरफ से होंगे? केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार। तो मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होंगे? 6। अब 6 में से 3 आरबीआई से होंगे, 3 केंद्र सरकार से। और मौद्रिक नीति का जो अध्यक्ष होगा, इस मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष जो होगा वो आरबीआई गवर्नर होगा। अध्यक्ष कौन होगा? आरबीआई गवर्नर। आरबीआई रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर होते हैं भैया कितने? 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है भैया? मौद्रिक नीति पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक तैयार करता है, पूछा जाता है। भारत आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में सदस्य हैं भाई 21।
मंडल कितने सदस्य होंगे? 21। और इनका कार्यकाल पूछा जाता है पेपर में कितना? 4 वर्ष होगा। कितना कार्यकाल होगा इनका? 4 वर्ष होगा। मौद्रिक नीति की समीक्षा जो की जाती है वो वित्त वर्ष में द्विमासिक पूछा जाता है। किस आधार पर की जाती है? प्रत्येक 2 माह के बाद की जाती है। मौद्रिक नीति की समीक्षा किस आधार पर की जाती है भैया? द्विमासिक। किस पर भैया? द्विमासिक। प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर, मतलब प्रत्येक साल 6 बार होगी, द्विमासिक। तो ये क्वेश्चन मौद्रिक नीति समिति से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो आरबीआई, देखो यहाँ पर दोबारा से समझेंगे एक बार। देखो मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई की 6 सदस्य होंगे। 6 में से 3 आरबीआई से होंगे भैया, और 3 कहाँ से होंगे? केंद्र सरकार से होंगे। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आरबीआई का गवर्नर होगा। और आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। ये पूछा जाता है एक समय में कितने गवर्नर होते हैं? डिप्टी 4 गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक तैयार। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में सदस्य होते हैं 21, और इनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति की समीक्षा जो की जाती है द्विमासिक या 2 माह के बाद की 2 माह के बाद की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया है भैया। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से किस मिट्टी से खादर और बांगर शब्द जुड़े हैं? आरआरबी, एनटीपी, शुष्क, काला, जलोढ़, लैटेराइट। अब देखो भारत में मिट्टी के प्रकार, भारत में मिट्टी के प्रकार, भारत में मिट्टी के प्रकार कितने भैया? 8 हमें देखने को मिलते हैं। अब ये पूछा गया खादर और बांगर का संबंध किस मिट्टी से है? जलोढ़ मृदा से। कौन सी मृदा से? जलोढ़। और उत्तर भारत में पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। अब देखो खादर, जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है। खादर को बोला जाएगा नवीन जलोढ़। पूछा जाएगा नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर। बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। तो पूछे जाते हैं जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार हैं? अन्य नाम भी पूछ लेता है भैया। अन्य नाम, अन्य नाम, एक तो परिवहन मिट्टी भी कहा जाता है। सब परिवहन मिट्टी, परिवहन मिट्टी। कौन सी मिट्टी? परिवहन। कांप मिट्टी भी कहा जाता है, कांप मिट्टी। और एक कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। किसे? जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा। अन्य नाम। रंग भैया हल्का धूसर कलर, हल्का धूसर रंग। और क्या भैया? खेती किसकी की जाएगी? गेहूं, गेहूं की खेती होगी भैया। चावल की। और किसकी खेती की जाती है? मक्का। गेहूं, चावल, मक्का। तो ये जलोढ़ मृदा के बारे में। अब देखो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इनका सिक्वेंस पूछा जाता है कितने प्रतिशत कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इसके लिए हमें ट्रिक ध्यान रखना, जल कल। क्या भैया? जल कल। क्या भैया? जल कल। जल कल का मतलब जलोढ़ होता है। जल कल का मतलब होता है भैया जलोढ़। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़। कितने प्रतिशत भैया? भारत में 43% भाग पर देखने को मिलेगी। ला से मतलब लाल मृदा, लाल मृदा हमें देखने को मिलेगी 18%। का से मतलब काली मिट्टी, तो काली मिट्टी हमें देखने को मिलेगी 13%। 13 नहीं बल्कि 15%। कौन सी भैया? 15%। लेटेराइट मिलेगी हमारे 3.7%।
लेटेराइट कितनी मिलेगी? 3.7%। तो ये मतलब प्रतिशतता के आधार पर भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का सही क्रम है। जल कल, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मतलब इनका सीक्वेंस लगाने को आ जाता है पेपर में। किसका? ये सीक्वेंस। तो आज के लिए इतना ही, मतलब प्रैक्टिस सेट 27 में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला लगातार रेगुलर चलती रहेगी। एक बार बस अच्छे से रिवीजन करते रहें और क्लास को बार बार देखते रहें। और बीच में जो तुम्हारे नोट्स बना रखे हैं वैसे ऑफलाइन बैचेस में, उनमें जो नई चीज़ें मिल रही हैं उन्हें ऐड करते चलें और अच्छे से बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं और एक बार क्लास को देखें और फिर नोट्स तैयार करें अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।